ये जो वीडियो में आप इस व्यक्ति का हाथ कांपते हुए देख रहे हैं, ये ब्रेन में डायबिटीज़ के कारण होता है। जी हाँ, दुनिया भर में 10% डायबिटिक लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी डायबिटीज़ ब्रेन में चढ़ जाती है और जिसके कारण ये कॉन्स्टेंटली उनका हाथ कांपता रहता है। इसको साइंटिस्ट टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ब्रेन में होने वाली डायबिटीज़ क्या होती है, ये कैसे होती है और हम इसका समय रहते कैसे पता लगा लें ताकि हम इसको होने से रोक पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज़ नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज़ एजुकेशन, जहां पर हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं ताकि आप अपनी डायबिटीज़ को बड़ी ही आसानी से मैनेज कर सकें या रिवर्स कर सकें। दुनिया भर में लगभग 10% डायबिटिक पेशेंट को ये ब्रेन वाली डायबिटीज़ या यूं कहे कि टाइप 3 डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेन में होने वाली डायबिटीज़ का डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये टाइप 3 है तो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ ये क्या होती है, इसको भी थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये डायबिटीज़ क्या होती है। देखिए, हम सब लोगों के ब्लड में कुछ ना कुछ ग्लूकोज का लेवल रहता है। तो अगर आपका ग्लूकोज लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास रहता है तो वो बहुत बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। अगर ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल 125 से ऊपर चला जाता है तो हम कहेंगे कि ये प्री डायबिटीज हो गई है। और अगर ये एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका 150 से ऊपर जाने लगता है तो फिर हम कहेंगे कि ये डायबिटीज हो गई है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहना तो 100 चाहिए था, लेकिन वो 150 के ऊपर रह रहा है, तो ये कंडीशन हो गई डायबिटीज। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ क्यों है, इसके दो कारण हम समझ लेते हैं। पहला कारण है, हम कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज को समझने के लिए थोड़ा सा और पीछे चलते हैं और थोड़ी सी फिजियोलॉजी हम समझते हैं। जब भी आप कोई फूड खाते हैं तो उसमें 3 मेजर कंपोनेंट हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। जो ये कार्बोहाइड्रेट है, 3 में से जब ये बॉडी में जाता है तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आपने खाना खाया, वो पेट में गया, डाइजेस्ट हुआ, उसमें से ग्लूकोज निकला, पेट में से वो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, ब्लड से वो सेल के अंदर जाता है और सेल में जाके वो वहाँ पे एज ए एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। तो जो ये ग्लूकोज है ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं जाता, उसको एक कैरियर की जरूरत पड़ती है। और जो ये कैरियर है ये है इंसुलिन। ये पेनक्रियाज के अंदर बनता है और ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल के अंदर डाल देता है। ठीक है। तो टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि पेनक्रियाज में ये इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन एब्सेंट रहता है। अब कारण उसका कुछ भी हो, बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है। तो जो भी आदमी ग्लूकोज खाता है, खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट खाता है वो ब्लड में घूमता रहता है, क्योंकि इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो वो उसको पकड़ के सेल के अंदर नहीं डाल पा रहा है। ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, 150 से ऊपर हमेशा कॉन्स्टेंटली रहता है, तो हम कहेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज है। ठीक। अब दूसरा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 का एकदम एग्जैक्टली अपोजिट है। टाइप 2 डायबिटीज में बहुत ज्यादा इंसुलिन रहता है और बहुत ज़्यादा इंसुलिन होने के कारण जब ये ब्लड में जो ग्लूकोज है इंसुलिन उठा के सेल के अंदर डालने की कोशिश करता है तो सेल अपना दरवाज़ा बंद कर लेती हैं और वो जो ग्लूकोज है उसको अंदर नहीं आने देती, तो वो ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। तो आपने देखा, टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी से होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में इंसुलिन होने से होती है। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो कारण है उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जरूरत से ज्यादा इंसुलिन होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसी के कारण टाइप 3 डायबिटीज भी होती है। अब टाइप 3 डायबिटीज, ब्रेन में होने वाली डायबिटीज, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसुलिन और ब्रेन का आपस में क्या कनेक्शन है। देखिए, जो हमारे बॉडी में लीवर है या मसल सेल है, वहाँ पे जो ग्लूकोज का जो ट्रांसफर होता है ब्लड से सेल के अंदर, वो इंसुलिन की हेल्प से होता है। लेकिन ब्रेन में जो ग्लूकोज है वो डायरेक्टली जा सकता है, उसको कोई इंसुलिन की जरूरत नहीं है। ये बैरियर ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, जब चाहे जितना चाहे ग्लूकोज सेल के अंदर जा सकता है, ब्रेन सेल के अंदर स्पेशली, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है। उसको जितना ग्लूकोज चाहिए वो ऑटोमेटिकली ले सकते हैं, वहाँ इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब ग्लूकोज को ब्रेन में डालने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट कर रहा है ब्रेन को?
तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काम हमें समझने की ज़रूरत है कि इंसुलिन का ये सिर्फ एक काम है कि वो ग्लूकोज को ब्लड से उठा के सेल के अंदर डाल रहा है। इसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। आप समझ लीजिए कि इंसुलिन क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर के जैसा है। वो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, अच्छी फील्डिंग भी करता है और बहुत बढ़िया विकेट कीपर भी है। तो सारे काम करता है। तो ब्रेन में इंसुलिन क्या काम करता है, इसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक थोड़ी-सी एनालॉजी लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी छोटी-छोटी सेल से मिलके बनी है, ऐसी करोड़ों सेल्स हमारी बॉडी में हैं। तो हमारा ब्रेन भी छोटी-छोटी नर्व सेल से बना हुआ है, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। तो जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन को आप एक फैक्ट्री समझ लीजिए। और जो ये फैक्ट्री है, इसका मैनेजर है इंसुलिन। इसका मतलब इस न्यूरॉन के अंदर जो भी रिपेयर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन जो भी सब हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए इंसुलिन वहाँ पे रहता है। तो हम एक समझते हैं कि न्यूरॉन एक फैक्ट्री है, इंसुलिन उसका मैनेजर है, उसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। अब ये फैक्ट्री बनाती क्या है? ये फैक्ट्री बनाती है डोपामाइन हार्मोन। ये जो डोपामाइन हार्मोन है, ये बहुत बढ़िया हार्मोन है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत सारे काम करता है। तो 3 मेजर काम पे हम फोकस करते हैं कि जो डोपामाइन जो बन रहा है न्यूरॉन में, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो काम है डोपामाइन हार्मोन का, ये हैप्पीनेस का हार्मोन है, ये फील गुड फैक्टर है। जब डोपामाइन हार्मोन बॉडी में हमारी बढ़ जाता है, तो हमें लगता है लाइफ कितनी अच्छी है, बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब सब फैंटास्टिक है। डोपामाइन हाई है, मतलब कि आप बहुत एंथुसियास्टिक, एक्साइटेड, लाइफ में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। दूसरा काम जो डोपामाइन का है, डोपामाइन आपकी मेमोरी को एनहेंस कर देता है, मेमोरी को शार्प कर देता है। आपको सब याद रहता है अगर डोपामाइन बॉडी में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेमोरी अगर अच्छा करना है, तो डोपामाइन ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा जो डोपामाइन का काम है, वो है कि जो मसल का जो कोऑर्डिनेशन है, मसल का जो कंट्रोल है, आप कुछ भी चीज़ें फटाफट उठा लेते हैं, कोई भी आप एक्टिविटी कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं, है ना? जिम्नास्टिक एक्टिविटी कर पाते हैं। क्योंकि जब बॉडी में डोपामाइन अच्छा होता है, तो आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो 3 मेजर हमने काम देखे डोपामाइन के, एक तो कि भई ये आपको हैप्पीनेस का हार्मोन हो गया, दूसरा ये मेमोरी के लिए ठीक हो गया और तीसरा ये मसल मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। ये हमारे ब्रेन में बनता है और ब्रेन में कौन बना रहा है? इंसुलिन की प्रेज़ेंस में, मतलब कि जो इंसुलिन मैनेज कर रहा है और जो न्यूरॉन है वो बना रहा है। अब समस्या क्या होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा ऐसा फूड खा रहे हैं जिसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ आता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ आता है तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बॉडी में बढ़ जाता है और जब इंसुलिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्रेन में भी ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है। अब आप ये समझिए कि ये फैक्ट्री थी, पहले इसमें एक मैनेजर था इंसुलिन, अब बहुत सारे इंसुलिन आ गए हैं, बहुत सारे मैनेजर हो गए हैं। तो हर आदमी जाके कभी किसी मज़दूर को गाली देता है फैक्ट्री में, कभी किसी मशीन को बोला इसको तेज़ चलाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन करो, ज़्यादा डोपामाइन चाहिए। उनको फैक्ट्री में लंच ब्रेक करने नहीं देते, उनको घर नहीं जाने देते, बोले तुम 1 हफ्ते तक घर नहीं जाओगे, फैक्ट्री में ही काम करोगे। तो ऐसे में क्या होगा? जब फैक्ट्री में सब गड़बड़ होगी, तो मज़दूर नौकरी छोड़ के चले जाएँगे। मशीनें अगर आप ज़्यादा चलाएँगे, तो मशीनें खराब हो जाएगी, कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं होगा, तो क्या होगा? थोड़े दिनों में फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो जो ब्रेन वाली फैक्ट्री जब ये बंद हो जाती है, तो जो डोपामाइन जो प्रोड्यूस कर रहा था, डोपामाइन का प्रोडक्शन बंद हो गया। अब डोपामाइन का प्रोडक्शन बंद हो गया, तो अब क्या होगा? जो 3 चीज़ें थी, जो हैप्पीनेस थी, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि डोपामाइन नहीं है। और जो मेमोरी थी, मेमोरी लॉस होने लगेगा, मेमोरी कम हो जाएगी, जिसको अल्जाइमर डिसीज़ कहा जाता है। और तीसरा जो ये मसल मूवमेंट था, वो खत्म हो जाएगा क्योंकि डोपामाइन नहीं है। अब डोपामाइन नहीं है, तो इसको हम कहते हैं पार्किंसंस डिसीज़। और जो ये मैं हाथ हिलाने वाली जो बात कर रहा था कि हाथ काँपता रहता है, ये पार्किंसंस डिसीज़ में होता है। तो जब डोपामाइन की कमी होती है, तो ये तीनों इफ़ेक्ट आपको दिखाई देंगे, डिप्रेशन दिखाई देगा, आपको मेमोरी का लॉस दिखाई देगा और तीसरा जो हाथ जो काँपने वाला है, पार्किंसंस की प्रॉब्लम, ये आपको दिखाई देगा। तो अब इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन होता है, तो बहुत हमारे जो ब्रेन है उसको स्टिमुलेट करता है ज़्यादा डोपामाइन के प्रोडक्शन को क्रिएट करने के लिए। और जब ज़रूरत से ज़्यादा डोपामाइन का प्रोडक्शन होने लगता है, जो न्यूरॉन सेल जो है एग्जॉस्ट हो जाती हैं और वो डेड हो जाती हैं। और जब डेड हो जाती हैं, तो डोपामाइन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जब आप कोई बढ़िया सा खाना खाते हैं, उसका टेस्ट अच्छा होता है, तो उससे इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, तो वो हमारे ब्रेन में जाके डोपामाइन क्रिएट करता है और जब डोपामाइन क्रिएट होता है, तो हम अच्छा फ़ील करते हैं और हम इस जो प्रोसेस है, इसको रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि हम दोबारा अच्छा फ़ील करना चाहते हैं। तो ये होता है फूड का एडिक्शन। तो फूड
इंसुलिन, डोपामिन ये फूड का एडिक्शन क्रिएट करते हैं। अगर आप इस फूड एडिक्शन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो डायबेक्सी का आप ये वाला वीडियो देखिए। इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे डोपामिन इंक्रीज होता है, कैसे इंसुलिन निकल के आता है, कैसे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, जो हमें प्रेरित करता है कि हम दोबारा सेम टाइप का फूड खाएं। और आप हमेशा ये देखेंगे कि जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, उसी को बार-बार खाने का मन करता है। हाई प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं, वो बार-बार खाने का मन नहीं करता। तो एडिक्शन आपको हमेशा तभी लगेगा जब ये इंसुलिन और डोपामिन वाली साइकिल में आप घुस जाएँगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि जब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन ब्रेन में होता है, वो ओवर स्टिमुलेशन करता है न्यूरॉन का, डोपामिन बनाने वाली जो सेल्स हैं वो मर जाती है और डोपामिन की कमी हो जाती है। तो किस सिचुएशन पे आके हाथ काँपने वाली सिचुएशन स्टार्ट होती है, ये होता है जब ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50% न्यूरॉन्स जो डोपामिन बना रहे थे, जब वो बनाना बंद कर देते हैं, तो पहला सिम्पटम आता है कि हाथ काँपना शुरू होता है। तो मान लीजिए 5% 10% ये डोपामिन वाले जो हार्मोन बनाने वाले जो न्यूरॉन है ये मर गए, तो उसमें क्या कंडीशन आएगी। तो मैं 3 छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको एक इसका एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि आप पहले कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो डोपामिन है बॉडी में कम होता जा रहा है, या जो पार्किंसंस डिसीज़ है, या ये कहें कि टाइप 3 डायबिटीज़ है, ये होने वाली है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है कॉन्स्टेंटली, तो इसका मतलब कि बॉडी में डोपामिन जो है गड़बड़ होना शुरू हो गया। ये कैसे होता है कि जो एक वेगस नर्व होती है, जो हमारे ब्रेन और जो हमारा पेट है उसको कनेक्ट करती है। जब ये वेगस नर्व डैमेज होने लगती है डोपामिन की कमी के कारण, तो कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाता है। तो डायबिटीज़ है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कॉन्स्टिपेशन है, मतलब ये फ्यूचर में पार्किंसंस डिसीज़ की तरफ जा सकते हैं। दूसरा एक हम देखते हैं, सूंघने की जो ताकत है वो रिड्यूस होने लगती है। जो सूंघने वाली जो ग्रंथि है, ये उनको भी जो है हमारी बॉडी में इम्पैक्ट डालता है। तो मान लीजिए कमरे में परफ्यूम है, तो बाकी सबको तो लग रहा है कि भई अच्छा है, परफ्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे तो खुशबू ही नहीं आ रही, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो सूंघने की ताकत कम हो गई है, डायबिटीज़ है, इसका मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है ये पार्किंसंस डिसीज़ या टाइप 3 डायबिटीज़ की तरफ जो है जा सकती हैं। और तीसरा एक जो बहुत आसानी से ऑब्ज़र्व करते हैं कि पहले आदमी अच्छा मोटा-मोटा, बड़ा-बड़ा सा लिखता था, लेकिन वो छोटा-छोटा लिखने लगता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में माइक्रोग्राफिया कहते हैं कि आदमी छोटे-छोटे लेटर्स लिखने लगता है, क्योंकि जो हाथ का जो मूवमेंट है वो उसका स्लो हो जाता है। तो उसके कारण वो छोटा लिखता है। तो अगर डायबिटीज़ है, लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन रहता है, डायबिटीज़ है, सूँघने की ताकत कम हो गई है, डायबिटीज़ है और छोटा-छोटा आदमी लिख रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इसको टाइप 3 डायबिटीज़ फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में लगभग 10% डायबिटिक पेशेंट को ये टाइप 3 डायबिटीज़ या ब्रेन की डायबिटीज़ होने की प्रॉब्लम होती है। अगर मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम कैसे इसको ठीक करें? तो एक तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो माइंडसेट की आती है। जनरली आप डॉक्टर से या किसी से भी डिस्कस करेंगे, तो वो ये कहते हैं कि अगर आप अपना ब्लड ग्लूकोज़ लेवल कंट्रोल करेंगे, तो फ्यूचर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम होंगी या नहीं होंगी, इस तरीके की बातें की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है टाइप 3 डायबिटीज़ या ब्रेन की डायबिटीज़, ये ब्लड ग्लूकोज़ लेवल से कनेक्टेड नहीं है। ये कनेक्टेड है इंसुलिन के लेवल से। अगर मान लीजिए आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल तो कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो भी ये टाइप 3 डायबिटीज़, ब्रेन की डायबिटीज़ हो सकती है। अब कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड में इंसुलिन को बढ़ाते हैं? तो सबसे पहला जो डायबिटिक पेशेंट में है वो नंबर 1 फैक्टर है दवाइयाँ। डायबिटीज़ की कुछ दवाइयाँ जो सल्फोनील यूरिया ग्रुप के अंदर में आती हैं, ये दवाइयाँ बॉडी में एक्सेस क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होने के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, और उससे ये ब्रेन वाली डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा कारण, हर 2-2 घंटे में जब आप खाते हैं, तो ज़्यादा ग्लूकोज़ बॉडी में जाता है, ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है और हमेशा इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है। तो इसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जो कारण है कि जो आप खाना खा रहे हैं, उस खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है। तो आपको हर एक फूड का ग्लूकोज़ लोड चेक करने की ज़रूरत है।
तो ग्लूकोज लोड चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डायबेक्सी का आप ये ईजीएल वाला चार्ट देखेंगे, इसमें 300 से ज़्यादा आइटम्स का ग्लूकोज लोड दिया हुआ है। मतलब अगर आप ये फूड 100 ग्राम खाएंगे तो बॉडी में कितना ज़्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा, जितना ज़्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा उतना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और उतना ज़्यादा इंसुलिन ये बढ़ाएगा। तो आपको वो खाना खाना है जिसका ईजीएल वैल्यू कम है, एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड जिसका कम हो, उस टाइप का फूड आपको इंसुलिन को कम करने में मदद करेगा। अब पता कैसे लगाएं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है, उसके लिए आप ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप अपना फास्टिंग का इंसुलिन लेवल चेक कर लीजिए, फास्टिंग का ग्लूकोज लेवल चेक कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको 405 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये वैल्यू 1.5 से नीचे आती है तो इसका मतलब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। अगर ये वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच में है, मतलब मॉडरेट इंसुलिन रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा नहीं है पर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में। लेकिन अगर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस 2.5 से ज़्यादा है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जितना नंबर ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो आप ये समझिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है बॉडी में, ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हाई है, कई सालों से डायबिटीज़ है और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन भी रहना शुरू हो गया, तो इसका मतलब फ्यूचर में ये ब्रेन वाले डायबिटीज़, टाइप 3 डायबिटीज़, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ये डिसीजेज जो हैं इस तरफ बॉडी प्रोग्रेस कर रही है। तो आपको इमीडिएटली ये इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करना है, और इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है वो है डाइट। अगर आप अपना फूड चेंज कर देंगे तो ये आसानी से काम हो जाएगा। तो फूड में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करने के लिए नहीं बोलूँगा। 2 चीज़ें ही अगर आप चेंज कर दें तो उससे बहुत काम हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट शुगर का जो इंटेक है, आप चाय में, मीठे में, इधर-उधर खीर बनाने में कहीं-कहीं जो चीनी का यूज़ होता है, वो अगर चीनी का यूज़ बंद हो जाए तो उसी से बहुत राहत मिल जाती है। तो इसमें डाइवेक्सी आपकी हेल्प कर सकता है। डाइवेक्सी का ये आप शुगर ड्रॉप्स देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पज़ स्वीटनर है। अगर मान लीजिए देखिए आपको चाय, दूध, कुछ ऐसी चीज़ें मीठा करना हो तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। मान लीजिए आपको घर में मीठी पूरी बनानी है, तो आप इससे पानी मीठा कर लीजिए, उससे आटा गूँथ लीजिए, फिर पूरी आपको मीठी लगने लगेगी। या आपको खीर बनाना है, तो आप जो राइस ले लीजिए, दूध ले लीजिए, उसको उबाल के अच्छे से खीर बना लीजिए। आप उबलते हुए दूध में अगर आप ये शुगर वाले ड्रॉप्स डाल देंगे तो दूध फटेगा नहीं, ये सेफ है, हाई टेम्परेचर पे भी सेफ रहेगा। तो आप इससे खीर बना सकते हैं। एटलीस्ट जो चीनी डायरेक्टली डलने वाली थी, वो आप इससे हटा सकते हैं। दूसरा, हमारी जो डाइट है उसमें मैक्सिमम पोर्शन में आटा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो नॉर्मल गेहूँ का आटा है या मल्टीग्रेन आटा है, इनका जो ग्लूकोज़ लोड है वो 45 से 50 के बीच होता है। तो मल्टीग्रेन का होगा 45 और नॉर्मल गेहूँ के आटे होगा लगभग 50। तो इन गेहूँ के आटे या मल्टीग्रेन आटे की बजाय अगर आप ये डाइबेक्सी आटा यूज़ करेंगे, डाइबेक्सी आटा इज़ अ सुपर फूड फॉर डायबिटिक्स। इसमें 40% प्रोटीन है और इसका ग्लूकोज़ लोड ऑलमोस्ट 80% कम है, 7 के आसपास इसका ग्लूकोज़ लोड रहता है। तो आप अपना आटा चेंज कर दें और ये जो डायरेक्ट चीनी का इंटेक है उसे बंद कर दें। तो ये इतना ही अगर आप काम कर लेंगे तो आपका ग्लूकोज़ इंटेक कम हो जाएगा, बॉडी में ग्लूकोज़ लोड कम हो जाएगा आपकी डाइट का, आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और इंसुलिन अगर कम रहेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा और ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को कंट्रोल करने में आपको आसानी मिलेगी, डायबिटीज़ को रिवर्स करने में आपको आसानी मिलेगी, और जो फ्यूचर में खतरा हो सकता है ब्रेन में होने वाली डायबिटीज़, इसको भी कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्या नहीं करें, तो डायबेक्सी का ये नंबर है, आप ये इसको डायबेक्सी के नाम से अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए कि मैं अपनी डायबिटीज़ की डाइट बनाना चाहता हूँ, या जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप वो क्वेश्चन डाल दीजिए। तो हमारे यहाँ से जो डायबिटीज़ के कोच हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इवन अगर आपको डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेना है तो हम डॉक्टर से भी आपकी कंसल्टेशन करा सकते हैं। देखिए, बिना डिसिप्लिन के डायबिटीज़ से नहीं बचा जा सकता। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि मैं कुछ भी खाऊं, अगर मैं गोली खा रहा हूं, मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा नहीं है। इंसुलिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी में है तो वो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और इन्फ्लेमेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें ब्रेन वाली डायबिटीज़ एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, जो लगभग 10% डायबिटिक पेशेंट को दुनिया भर में होती है। डायबेक्सी से जुड़िए, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा आपका। थैंक यू।
डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabeksy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं।